गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम +1 क्लास की केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही है। टॉपिक हमारा लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। देखिए टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है, यानी कोई केमिकल हैं वो आपस में कंबाइंड होंगे और उसके लिए कोई ना कोई लॉ है। उस लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो अब आपको पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन होगी, टेक्स प्लेस होगी, यानी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो आपस में कंबाइंड होंगे। ठीक है, तो कंबाइंड होंगे तो उस लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट द स्टडी ऑफ, किस चीज़ की स्टडी करनी है हमने इस लॉ के अकॉर्डिंग? ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि कोई केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, तो उसके बारे में जो स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन समझने के लिए हमने क्या है कि 5 लॉ पढ़ने पड़ेंगे। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा था पीछे, यानी एनर्जी नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय। तो अब हमारे पास क्या है? मास है, तो मास को भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास, मास, मास कह सकते हैं या मैटर कह सकते हैं, कैन neither be created nor be destroyed, nor be destroyed। ठीक है, डिस्ट्रॉय। तो ध्यान रखियो, तो ये बात तो सेम है, यानी सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो असली मेन मुद्दा चल पड़ा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार जो रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ, इट मीन्स दैट, आगे लिख सकते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू छोड़ो, इसी के आगे लिखो, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि दैट द टोटल मास, total mass of the reactant is equal to the total mass of product, mass of a product। तो ठीक है, तो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट के मास के बराबर होगा इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चाहे कोई भी प्रोसेस है उस प्रोसेस की बात करता है। ठीक है, चाहे केमिकल चेंज हो चाहे फिजिकल चेंज हो। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया है कि 4.90 ग्राम KClO3 पोटासियम क्लोरेट व्हेन हीटेड प्रोड्यूस 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड द रेसिड्यू KCl left behind weigh 2.96 gram, show that these results illustrate the law of कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए कोई एग्जाम्पल है, कैसे करोगे इसको? देखिए
अब क्या दिया है, मास ऑफ KClO3 दिया है 4.90 ग्राम, ठीक है। तो कहता है कि वैन हीटेड, तो यानी KClO3 को हीट कियागा टू प्रोड्यूस, क्या बना दिया, ऑक्सीजन, एंड रेजिड्यू KCl बना दिया लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। तो देखो यानी कि कितना दिया है, KClO3 का मास दिया 4.90 ग्राम भाई, ठीक है। हीटेड प्रोड्यूस 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1.92 ग्राम, ठीक है। और KCl का कितना दिया है, 2.96 ग्राम भाई, ठीक है। तो देखो कहते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए। तो मास ऑफ KClO3 या यूँ कैस का, हाँ मास ऑफ क्या है, क्या रिएक्टेंट कितना आ गया 4.90 ग्राम। मास ऑफ प्रोडक्ट और निकाल लो, मास ऑफ है प्रोडक्ट है, तो दोनों का जोड़ कर देंगे 1.92 और 2.96 ग्राम प्लस 4 2 8 9 9 18 से लेख 2 1 3 1 4, ठीक है। तो आना कितना चाहिए था 4.90 ग्राम और आया कितना 4.88 ग्राम। तो फ्रैक्शन कितना आया, यानी कि डिफरेंस कितना आया, तो डिफरेंस आ गया भाई 4.90 4.88 माइनस कर दिया तो 0.02 ग्राम आ गया। इट इज़ नेग्लेजिबल, ठीक है, नेग्लेजिबल है, सो इट इज़ शोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपने न्यूमेरिकल और करने हैं, ये न्यूमेरिकल हैं आपके पास कुछ, देखो देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ, एक एक को थोड़ा थोड़ा मतलब हिंट भी दे देता हूँ सभी का। देखिए कैसे, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा, 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का मास पूछा है, तो सिल्वर नाइट्रेट यानी कि देखो AgNO3 का मास पूछा है, उसका x मान लिया, प्लस किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसका मास कितना दिया 5.85 ग्राम, ठीक है। तो टू फॉर्म प्रोड्यूस इतने ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो AgCl, ठीक है। तो 14.35 ग्राम प्लस और साथ के साथ क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट 8.5 ग्राम, ठीक है। तो शो ये इफ़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज़ ट्रू, तो मास ट्रू है तो x यानी सिल्वर नाइट्रेट का मास निकालना है। तो दोनों का मास जोड़ दोगे, ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ दो, दोनों बराबर रख दियो, x की वैल्यू निकल जाएगी, कराया जा सकता है। दूसरा देखिए, वैन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो 4 सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, ठीक है, सेकंड के लिए ही इज़ एडिड ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो देखो एसिटिक एसिड में डाल दिया, 4.2 ग्राम था सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो एसिटिक एसिड वेइंग, जिसका वे दे दिया 10.0 ग्राम, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया CO2 कितनी दी है 2.2 ग्राम, रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, और रेजिड्यू आ गया भाई, ठीक है। यानी कि रेजिड्यू का मतलब समझते हो ना, यानी कि कोई और सब्सटेंस भी बचेंगे, जैसे रिएक्शन करेगा तो CH3 सोडियम एसीटेट बनेगा, H2O बनेगा, तो वो रेजिड्यू में आ गए। तो रेजिड्यू कितना दिया है इसने, रेजिड्यू दिया है बिहाइंड इन द वे ऑफ 12.0 ग्राम, तो ये आ गया। शो दैट दिस ऑब्जर्वेशन इज आर एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, दोनों का मास इक्वल दिखाना, दोनों को जोड़ के दिखा दियो इक्वल मिलेगा। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आर एडिड टू, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, तो 6.3 ग्राम एडिड टू 15.0 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड दे दिया इसने 15.0 ग्राम, ठीक है। तो द रेजिड्यू इज़ फाउंड टू वे, रेजिड्यू पाया गया है, ठीक है, रेजिड्यू, तो रेजिड्यू कितना है 18.0 ग्राम। व्हाट इज़ द मास ऑफ द CO2 रिलीज, CO2 का मास x मान लिया, ठीक है।
तो x निकालना है। तो दोनों को जोड़ दिया, इनको दोनों को जोड़ दिया, बराबर रख दो और x की वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, करोगे।